हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो जितने भी पवन सीरीज़ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जितने भी पवन सीरीज़ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सबको हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, ये थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है, तो रिवीजन क्लास रहेगी, तो इसलिए इसमें जल्दी करके हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? देखिए, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण से उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सके। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न करे। फ्रेंड्स, देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है कि कोई भी बच्चा हो, वो चाहे शारीरिक अक्षम बालक हो या फिर विकलांग बालक हो या फिर प्रतिभाशाली बालक हो या मंदबुद्धि बालक हो या किसी भी संस्कृति से आता हो या कोई भी बच्चा हो, सबको सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ाना, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। यही समावेशी शिक्षा है। ठीक है फ्रेंड्स, कि किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव न किया जाए, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। फ्रेंड्स, देखिए, मंदबुद्धि बच्चे की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार है। बुद्धि लाब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार कम होता है। फ्रेंड्स, इनका बुद्धि लाब्धि IQ लेवल कम होगा तो इनमें भूलने की ज़्यादा बीमारी रहेगी। स्मृति विस्तार कम होगा, ध्यान विस्तार भी कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं। नेक्स्ट है हमारा, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, निर्देशन का मतलब क्या होता है? किसी को गाइड करना। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियाँ बताता है कि जिनके प्रयोग से बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सके। फ्रेंड्स, देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपसे अगर कोई चीज़ कोई बच्चा कोई भी प्रॉब्लम आपके समक्ष ला रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, तो क्या आप उसको गाइड करेंगे? उसकी समस्या स्वयं हल न करके उसको गाइड करेंगे। तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम को स्वयं सॉल्व करेगा, बस आप उसको क्या करेंगे? गाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वंचन का क्या अर्थ है? वंचन का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, देखिए, वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं का विकास में बाधक होता है, किसी भी चीज़ से रहित। फ्रेंड्स, देखिए, वंचन का मतलब क्या होता है? कोई भी बालक अपने विकास हेतु न्यूनतम सुविधाओं से वंचित हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? अपवंचित बालक कहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा है बहुत गरीब परिवार का, उसको प्रॉपर ड्रेस, बुक्स, कॉपी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। बहुत से गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं तो क्या मजदूरी वगैरह करते हैं, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो डेली स्कूल नहीं जा पाते, किसी भी कारणवश से उनको प्रॉपर तरीके से बुक्स, कॉपी नहीं मिल पाती, तो क्या वो बच्चे सुविधा से वंचित रह जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अपवंचक बालक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपवंचक का मतलब होता है जीवन की वह ऋणात्मक दशा जो मानव की क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज़ से रहित होना, किसी भी चीज़ से रहित होना, ये है क्या वंचन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण है? समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण है? फ्रेंड्स, पहला है आनुवंशिक कारण। देखिए, बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन। फ्रेंड्स, देखिए, ये समस्यात्मक बालक जो वे बच्चे होते हैं जो स्कूल में, परिवार में समस्या क्रिएट करते हैं, टीचर को परेशान करते हैं, उसी को समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो उसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं? आनुवंशिक कारण हो सकता है, शारीरिक कारण, बहरापन, अंधापन, गंजापन या कम दिखाई देना या उच्च सुनना। नेक्स्ट है संवेगात्मक कारण, अंगूठा चूसना, बिस्तर गिला करना, चिड़चिड़ापन, ये सब क्या है? संवेगात्मक कारण है। नेक्स्ट है सामाजिक कारण, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें। फ्रेंड्स,
देखिए अगर घर में किसी बड़े सदस्यों की बुरी आदतें या फिर माता पिता के बीच में संबंध ठीक नहीं है तो उससे भी बच्चा क्या करता है, समस्यात्मक का मतलब कि वो बच्चा समस्यात्मक बच्चा बन जाता है। ठीक है, गलत सलत काम करने लगता है, डेली स्कूल नहीं आएगा, टीचर्स को परेशान करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा करेगा। तो ये सब क्या है, समस्यात्मक व्यवहार के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करने और अच्छे मूल्यों को सीखना। फ्रेंड्स देखिए, सामाजिक निर्देशन का अर्थ होता है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक निर्देशन का मतलब होता है अच्छे मूल्यों को सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छात्रों का निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों का नाम बताइए। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों का नाम बताइए। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 5 विधियाँ हैं। पहला है व्यक्तिगत तालिका सेवा, सेकंड है सूचना सेवा, थर्ड है परामर्श सेवा और फोर्थ है स्थापन सेवा, फिफ्थ है अनुवर्तन सेवा। ये क्या है, छात्र को निर्देशन प्रदान करने वाली ये सारी विधियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन विधियों से छात्र को निर्देशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं? ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती। फ्रेंड्स देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका IQ लेवल सामान्य बालकों से अधिक होता है और टर्मन जी ने बताया कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि 140 से अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ बालकों की बुद्धि लाब्धि 180 से 190 तक की भी होती है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिभाशाली बालक है। नेक्स्ट है हमारा, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध पैदा ना हो। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है तो आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है या फिर समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपवंचित बालक से आपका क्या अभिप्राय है? अपवंचित बालक से क्या अभिप्राय है? फ्रेंड्स देखिए, ये सब हम सब लोगों ने पढ़ लिया है, सारे क्वेश्चन अच्छे से हम लोगों ने पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके पवन सीरीज़ के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं सबको एक तरफ से सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा फास्ट है। अगर आप लोग को फास्ट लगे तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? देखिए, अपवंचित बालक वे हैं जिन्हें वे सुविधाएं न मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए अथवा उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाएं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित बालक। देखिए फ्रेंड्स, कहीं भाषा, धर्म, जाति के लिए भी पक्षपात किया जाता है कि मतलब कि जैसे देखिए, अपवंचित का मतलब क्या होता है, वे बालक जो अपने प्रगति हेतु उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो सामाजिक रूप से भी हो सकती है, सांस्कृतिक रूप से भी हो सकती है, और उन्हें जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अलग किया जाता है। तो ये बालक कैसे कहलाते हैं? अपवंचित बालक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है अपने विकास हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है? फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी बार कर लिया कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है। अगर टर्मन के अनुसार पूछे तो आप लोग 140 लगा के आइएगा, और अगर एक एवरेज लेके चलेंगे तो हम लोग 120 या 125 से जिनका IQ लेवल 120 के ऊपर होता है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ठीक है, और कुछ बालकों में बुद्धि लाब्धि इनकी 180 से 190 तक हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? देखिए, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक बाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सके। फ्रेंड्स देखिए, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं हमें उनको इस लेवल तक बनाना चाहिए कि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम समाज से अलग हैं या कुछ भी। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ठीक है, और वो अपने आप को समाज में समायोजित कर पाए। दृष्टिबाधित बालकों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। देखिए फ्रेंड्स, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको ब्रेल लिपि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि द्वारा उन्हें
पढ़ाया जाता है। जो ब्रेल लिपि होता है वो दृष्टिबाधित बालकों के लिए ही होता है, उसके थ्रू वे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के उग्र भार से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जा सकता है। फ्रेंड्स देखिए, जो ब्रेल लिपि होता है उसमें 6 डॉट होते हैं और वो उभार कर 6 डॉट से ही हमारे भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो 6 डॉट से ही ब्रेल लिपि द्वारा लिखी गई है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको स्पर्श करके, उसको छू करके आसानी से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिलाब्धि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बुद्धिलाब्धि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, बुद्धिलाब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। बुद्धिलाब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धिलाब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जो बालक की मानसिक योग्यता है उसमें किस गति से विकास हो रहा है, ये बुद्धिलाब्धि द्वारा बताई जा सकती है। जैसे कि बालक की मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलाब्धि कितनी होगी? 125। मतलब बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। देखिए, अगर कहीं भी आपका मानसिक आयु ज़्यादा दिया हो और वास्तविक आयु कम दिया हो तो वो बच्चा कैसा होगा? प्रतिभाशाली होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है कि वे कक्षा के समान स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं कर पाते। यह बालक प्रतिभावान होते और मंद। देखिए फ्रेंड्स, विशिष्ट बालक में प्रतिभावान बालक भी आते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं और मंदबुद्धि के बालक भी आते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को समान बच्चों के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें इनको क्या करना है? समान बच्चों के साथ ही पढ़ाना है। इसलिए समावेशी शिक्षा लाया गया है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, सबको समान रूप से एक साथ शिक्षा दी जाए, क्योंकि उनको समाज में रहना है, सबके साथ रहना, तो उनकी शिक्षा भी सबके साथ ही होना चाहिए। विशिष्ट बालक में निम्न विशेषताएं होती है, जैसे भिन्नता हो गया, विचलन, आयाम, नियमित शिक्षण। ये सब क्या है? विशिष्ट बालकों की निम्न विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षण का उल्लेख कीजिए। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक रूप से, अशाब्दिक रूप से, शाब्दिक तथा अशाब्दिक, सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। फ्रेंड्स देखिए, शाब्दिक परीक्षण भी होता है, अशाब्दिक परीक्षण भी होता है और शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों साथ में परीक्षण होता है। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण और गणित सृजनात्मक परीक्षण। ये क्या है? सृजनात्मक बालकों के पहचान के लिए ये परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? निम्न सामान्य बुद्धि, जैसे कि किसी बच्चे का IQ लेवल कम हो, या फिर परिवार का वातावरण। अगर फ्रेंड्स परिवार का वातावरण ठीक नहीं है तो उससे भी बच्चा क्या हो जाता है? शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त शारीरिक दोष, वंशानुक्रम, परिवार पर निर्धनता आदि कारण है ये पिछड़ेपन का। शारीरिक दोष हो सकता है, बच्चा बहुत लंबे समय से बीमार हो और स्कूल ना आ पा रहा हो। वंशानुक्रम भी हो सकता है और परिवार की निर्धनता, बच्चे की परिवार की निर्धनता बहुत अधिक है तो बच्चा उसके कारण भी स्कूल नहीं आता। बच्चा खेत में काम करने जाता है, बच्चा मजदूरी करने जाता है, तो इसकी वजह से बच्चा ठीक तरीके से डेली स्कूल नहीं आ पाता, अपना 100% नहीं दे पाता, तो उसकी वजह से भी बच्चा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? देखिए, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाला बच्चा, झूठ बोलने वाला बच्चा। देखिए फ्रेंड्स, समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो अपने परिवार में, अपने समाज और अपने विद्यालय में
ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से उनके टीचर्स परेशान हो जाते हैं, उनके माता पिता परेशान। जैसे बच्चा बात बात पे झूठ बोलेगा, चोरी करने लगेगा, स्कूल बीच क्लास में क्लास छोड़ के भाग जाएगा, तो ये सब क्या है, बच्चा समस्यात्मक बालक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल अपराध रोकने हेतु 2 उपाय बताइए। देखिए, बाल अपराध को रोकने के लिए 2 उपाय क्या है। घर, विद्यालय तथा समाज में बालकों की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। देखिए फ्रेंड्स, अगर बालकों की आवश्यक सुविधाएं उसको नहीं मिल पा रही तो बच्चा क्या करेगा, चोरी करने की कोशिश करेगा, झूठ बोल बोल के चोरी करेगा और अपराध के रास्ते पे चला जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। अपराधियों की संगत से दूर रखना। फ्रेंड्स देखिए, वे बालक जो पहले ही अपराधी के रास्ते पे चल पड़े हैं उनसे बालकों को दूर रखना। ठीक है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो उनकी आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने में हेतु आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनके पूर्ति हेतु साधन जुटाना बाल अपराध रोकने के हेतु आवश्यक है। अभिभावक को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभिभावक को भी आप अगर टीचर है तो उनको समझा सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को कोई भी जिस प्रकार का नीड है तो आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चा मतलब कहीं चोरी ना करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। उस चीज़ के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे अपने घर पे कोई भी चीज़ को उनकी ज़रूरत होती है पहले घर पे बोलते हैं, 2-4 बार बोलेंगे। अगर उन्हें घर से नहीं मिल पाती वो चीज़ें तो क्या करते हैं, बाहर से कहीं से अगर उन्हें नीड है बहुत ज़्यादा तो वो चोरी करेंगे, ये सब काम करने लगते हैं, तो अपराध के रास्ते पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बाल अपराध रोकने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियाँ बताता है जिसके प्रयोग से बालक अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सके। फ्रेंड्स देखिए, आप निर्देशन किसी को गाइड करते हैं तो उसके समस्या के लिए बस गाइड करते हैं, उसके प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं करते, उसे इस प्रकार से गाइड करते हैं कि वो अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। फ्रेंड्स देखिए, समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों को अपनाई जाती है। फ्रेंड्स देखिए, समावेशी शिक्षा में जो भी बालक है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक है या फिर मानसिक रूप से अक्षम बालक या प्रतिभाशाली बालक है या मंद बुद्धि के कोई भी बालक है, उनको सभी बालकों को समान बालकों के साथ बिठा के पढ़ाया जाता है। लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा में सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार से ऐसी देखिए फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, समावेशी शिक्षा और सामान्य शिक्षा में किस प्रकार की भिन्नता है। जैसे सामान्य शिक्षा, उसमें बस सामान्य बालकों को पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो या मानसिक रूप से पिछड़े बालक या मंद बुद्धि बालक हो या शारीरिक अक्षमता वाले बालक हो, सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही समावेशी शिक्षा और सामान्य शिक्षा में अंतर है दोनों में। देखिए, निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है। स्कूल में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चा स्कूल में अपने आप को समायोजित कर पाए, यही क्या होता है, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य। छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करना। फ्रेंड्स, जिस छात्र को जिस प्रकार के विषय पढ़ने में रुचि हो उसका आसानी से वो चयन कर सके, ये क्या है, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, परामर्श का अर्थ क्या होता है। डॉक्टर जुएल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। फ्रेंड्स देखिए, जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है तो वहाँ पे क्या
परामर्श या उसको कोई आप देखिए आपको कोई समस्या है, अगर आप स्वयं उसका निर्णय नहीं ले पा रहे तो आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, तो वो आपको राय मशवरा देंगे, वही परामर्श है। वो क्या करेंगे, आपको राय मशवरा देंगे कि हाँ आप इस चीज़ को इस तरीके से करिए, तो वही क्या है, परामर्श है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन एवं परामर्श के 2 प्रमुख अंतर बताइए। देखिए निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है। निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर इस प्रकार है। निर्देशन सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, निर्देशन आप सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार से दे सकते हैं, जबकि परामर्श एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को आप अपना विचार और अपनी राय किसी को दे रहे हैं तो एक समय में एक ही व्यक्ति को देंगे, उसकी आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार की उसकी आवश्यकता है। लेकिन निर्देशन गाइड करना है तो आप क्लास में बच्चों को एक साथ गाइड कर सकते हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए। तो ये निर्देशन सामूहिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। लेकिन जो परामर्श होता है वो एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है। निर्देशन में आप व्यक्ति को खुद स्वयं समस्या समाधान के योग्य बनाते हैं, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बनाया जा सकता है। और परामर्श में क्या होता है, जबकि परामर्श के माध्यम से आप व्यक्ति को आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है निर्देशन एवं परामर्श में यही मुख्य अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक समावेशन से आपका क्या आशय है। शैक्षिक समावेशन से आपका क्या आशय है। शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालक पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक व प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों वाले युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। फ्रेंड्स देखिए, शैक्षिक समावेशन का मतलब क्या होता है। शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, जैसे अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक व प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों वाले से युक्त बालकों पर, जो जैसे शारीरिक रूप से सक्षम बालक या मानसिक रूप से या प्रतिभाशाली बालक हो, जो विशिष्ट गुण वाले बालक हैं उन बालकों पर विभिन्न ये क्या करते हैं, उस पर अपनाई जाती है शैक्षिक समावेशन, क्या ऐसे बालकों पर अपनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं। मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं। देखिए, मानसिक मंद का अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता। मानसिक मंद बच्चों की बुद्धि लाब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लाब्धि से कम होती है। फ्रेंड्स देखिए, जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं उनके बुद्धि लाब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती है। उन्हें अधिगम अक्षमता वाले बालक भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो मानसिक रूप से मंद बालक हैं उन्हें अधिगम अक्षमता वाले बालक भी कह सकते हैं। उनकी बुद्धि लाब्धि सामान्य बालकों से कम होती है और उनका औसत से कम मानसिक योग्यता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की विशेषताएं निम्न है। पहला है दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता। ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वे बच्चे जो देख नहीं पाते उनकी जो मानसिक योग्यता होती है वो सामान्य बालकों से कम नहीं होती है। फ्रेंड्स देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बच्चा अगर ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा या फिर दृष्टिबाधित बालक है तो ऐसा नहीं है कि उसकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होगी, वो भी अच्छा कर सकता है अगर आप उसको उस तरीके से सुविधाएं मिले। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टिबाधित की भाषा का विकास। ये भाषा दोषी नहीं होते हैं। सुनना तथा बोलना इनकी भाषा के प्रमुख कौशल है। फ्रेंड्स देखिए, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनमें भाषा का कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, बस उनको आंखों से दिखाई नहीं देती, वो अच्छी तरीके से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ये क्या है, उनके भाषा का कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टिबाधितों के सामाजिक व समायोजन संबंधित कार्य। देखिए फ्रेंड्स, इनमें व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती। फ्रेंड्स देखिए, इनमें आंतरिक रूप से व्यक्तित्व की समस्याएं नहीं होती है।
और हमें जो ऐसे बच्चे हैं इनका हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए ताकि ये अपने आप को समाज के साथ समायोजित कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों की तरह ही होती है। सामान्य बालकों की तरह वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने आप को समाज में समायोजित कर सकते हैं। बस उनको हमें क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन को परिभाषित कीजिए। निर्देशन को परिभाषित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियाँ बताता है जिनके प्रयोग से बालक उन समस्याओं को स्वयं कर सकता है। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट किया। तो निर्देशन का मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसमें आप किसी बच्चे को निर्देशन देते हैं वो अपनी समस्याओं को, ताकि वो इस लायक बन सके कि अपनी समस्याओं को खुद स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। आप उसकी समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे, बस उसके लिए उसको आप गाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा, परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्प में पूछेगा कि मनोविज्ञानशाला कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। मंडली मनोविज्ञान केंद्र, फ्रेंड्स पूछेगा उत्तर प्रदेश में कितने मनोमंडली विज्ञान केंद्र है, तो आप लोग 10 लगा के आइएगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ है ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट हमारा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले 2 उपकरण बताइए। पहला है बुद्धि लाब्धी परीक्षण। फ्रेंड्स देखिए, बुद्धि लाब्धी का परीक्षण IQ टेस्ट करके हम लोग समावेशी बालकों का अधिगम जान सकते हैं। सेकेंड है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। थर्ड है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये क्या है, तीनों समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, परामर्श से आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। डॉक्टर जुमाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। जहां पे व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाता तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने बड़ों से राय विमर्श लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, TLM से क्या आशय है। देखिए फ्रेंड्स, TLM क्या होता है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि TLM क्या होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये एक प्रकार का, जो शिक्षण अधिगम की सामग्री, मतलब ये क्या है, शिक्षण अधिगम की सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परामर्श में सहयोग के संबंध में निरीक्षण तंत्र से आपका क्या आशय है। देखिए, निरीक्षण की इस प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता विद्यालय जाता है और विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करता है। यदि उनमें कोई दोष है तो वह उनको ढूंढता है और रिकॉर्ड तैयार करता है। फ्रेंड्स देखिए, निरीक्षण में क्या करता है, जो निरीक्षण करता होता है वो विद्यालय जाता है, विद्यालय की गतिविधियों को देखता है, सबका अवलोकन करता है और यदि उनमें कोई दोष है तो उसका रिकॉर्ड तैयार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा, पैनल पर्यवेक्षण से क्या समझते हैं। पैनल पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए, कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है उसे पैनल पर्यवेक्षण करते हैं। देखिए, जो पैनल पर्यवेक्षण क्या होता है, जैसे कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा जो पर्यवेक्षण किया जाता है उसे ही हम लोग पैनल पर्यवेक्षण करते हैं। पैनल का यह समूह शिक्षा विभाग के अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है। पैनल का यह समूह शिक्षा विभाग के अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पैनल का मतलब होता है पैनल पर्यवेक्षण का कि समूह में पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशेष विद्यालय से आप क्या समझते हैं। देखिए, विशेष विद्यालय वे होते हैं जहां विशिष्ट बालकों की शिक्षा का विशेष प्रबंध होता है। ठीक है, विशेष विद्यालय वे होते हैं जहाँ पे विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध होता है। जैसे वाणी बाधित बालक के लिए विशेष यंत्रों की सुविधा होती है, जैसे चित्र दिखाकर धारा प्रवाह भाषा बुलवाई जाती है। दृष्टि बाधितों में आंशिक बाधित बालकों को उत्तल दर्पण, चश्मे तथा दृष्टि यंत्रों की सहायता से शिक्षा दी जाती है। विशेष विद्यालय के चित्र, आकृतियाँ, मॉडल, संकेत, शब्द, मानचित्र तथा अन्य सहायक सामग्री से भी शिक्षा दी जाती है और इसके लिए ट्रेंड टीचर को भी रखा जाता है विशेष विद्यालय में इन सभी बच्चों विशिष्ट बालकों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ऐसी शिक्षा जिनमें छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें।
नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य ध्येय क्या है। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बच्चों पर अपनाई जाती है। फ्रेंड्स देखिए, समावेशी शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा कार्यशील बच्चे, निम्न जाति के बच्चे आदि पर अपनाई जाती है। जो कार्यशील बच्चे होते हैं या फिर निम्न जाति के बच्चे हैं, उन पर समावेशी शिक्षा अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स देखिए, शैक्षिक समावेशन उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होता है। शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। वह बालक जो अपनी किसी शारीरिक अक्षमता के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होते, उन्हें समावेशी बालक की श्रेणी में रखा जाता है। फिर वे बालक समावेशी बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं। देखिए, ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होता है, उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बालकों की तुलना से अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। नेक्स्ट है, अपवंचित बालक की कितने प्रकार हैं। अपवंचित बालक कितने प्रकार से हो सकते हैं। पहला है सामाजिक रूप से वंचित बालक, जो सामाजिक रूप से वंचित होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से वंचित बालक और थर्ड है शैक्षिक रूप से वंचित बालक। ये क्या है, अपवंचित बालक के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक से क्या आशय है। देखिए फ्रेंड्स, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं, उससे आपका क्या आशय है। जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं, उन्हें सामान्य छात्रों से पीछे रह जाते हैं, उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वे बालक, जैसे कोई बच्चा वो अपने आयु के अनुसार उसको जिस क्लास में होना चाहिए उस क्लास में ना होकर के उसके निचले क्लास में है बच्चा और उसका कार्य करने में भी असमर्थ है, तो उसे क्या कहेंगे, पिछड़ा हुआ बालक कहेंगे। नेक्स्ट हमारा, पिछड़ेपन के प्रकार बताइए। पिछड़ेपन के प्रकार व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, सामूहिक रूप से। देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत रूप से कैसे होता है। मान लीजिए आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, उनमें से 5 बच्चा क्या है, पिछड़ा हुआ बालक है और उनके पिछड़ेपन का कारण अलग अलग है। अलग अलग कारणों से वे बच्चे क्या है, बिछड़े हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से पिछड़े बालक कहलाएंगे। और अगर वही आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, उनमें से 15 बच्चे ऐसे हैं जो पिछड़े बच्चे हैं, फिर 12 बच्चे ऐसे हैं जो पिछड़े बच्चे हैं, तो और उनका पिछड़ेपन का एक ही कारण है। ठीक है, वो कारण कुछ भी हो सकता है, उनके पिछड़ेपन का एक ही कारण हो, तो वो क्या कहलाएंगे, सामूहिक रूप से पिछड़े हुए बालक कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे, सामान्य बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सामान्य बालकों की बुद्धि लाब्धि 90 से 110 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है। देखिए ये आप लोग को अच्छे से पता है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार। पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। सीखने की धीमी गति। देखिए, जो बच्चा पिछड़ा हुआ बालक है तो धीमी गति से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवंचन क्या है। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दिशाओं की न्यूनता है। फ्रेंड्स देखिए, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दिशाओं की क्या है, न्यूनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। दृष्टिबाधित बालकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आंशिक दृष्टि से बाधित बालक, सेकेंड है पूर्ण रूप से अंधे बालक। देखिए जो फ्रेंड्स, जो आंशिक रूप से बाधित बालक, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, अगर आप उनको उत्तल लेंस का चश्मा पहनाएंगे तो बच्चे वो देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें कुछ कुछ दिखाई देता है। अगर आप उन्हें उत्तल लेंस का चश्मा पहनाएंगे तो बच्चे आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और जो पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि बाधित बालक कौन होते हैं। वह बालक जो किसी बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आंशिक दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है, तो ये 20/70 होती है। आप अगर किसी चीज़ को 70 फीट की दूरी से देख पा रहे हैं तो वो आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित बालक है उसी चीज़ को कितनी फीट पे देखेंगे, 20 फीट की दूरी पर देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है, तो गंभीर रूप से पूछेगा तो 2/20 होती है और अगर आंशिक रूप से पूछेगा तो 20/70 होती है। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दृष्टिबाधित बालकों को किस लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है? तो दृष्टिबाधित बालकों को ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। हकलाने के क्या कारण हो सकते हैं? हकलाने के 2 कारण हैं। पहला वंशानुक्रम हो सकता है, बच्चे जन्मजात से हो या फिर वातावरण से हो। नेक्स्ट है श्रवण विकलांग क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना क्या है? श्रवण विकलांग। अगर कोई आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है पूरी तरीके से तो उसे क्या कहेंगे? श्रवण विकलांग कहेंगे। श्रवण विकलांग कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, श्रवण जो विकलांग है वे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है चालकी श्रवण दोष, नेक्स्ट है संवैधानिक श्रवण दोष, थर्ड है मिश्र श्रवण दोष और फोर्थ है मध्यकर्ण श्रवण दोष और फिफ्थ है प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। ये क्या है? श्रवण दोष के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य श्रवण बाधित को सुनने का ध्वनि स्तर कितना होता है? सामान्य श्रवण बाधितों का सुनने का जो ध्वनि स्तर होता है वो 31 से 51 डेसिबल का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने डेसिबल का होता है? 31 से 51। नेक्स्ट हमारा, गंभीर श्रवण बाधित बालकों का श्रवण बाधिता स्तर कितना होता है? जो गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं उनका 70 से 89 डेसिबल होता है। ठीक है, कितना होता है? 70 से 89। नेक्स्ट है श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार हम लोग डेसिबल में नापते हैं ना, तो डेसिबल अंक होता है। नेक्स्ट है पूर्ण श्रवण बाधित बालक के कितने डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है? तो जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं 90 डेसिबल तक की उनकी क्या होती है? श्रवण बाधिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, समस्यात्मक बालक वह बालक है जिनके व्यवहार तथा व्यक्तिगत इस सीमा तक असामान्य होती है कि वे अपने घर, परिवार, समाज में समस्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो अपने घर में, अपने विद्यालय में, अपने समाज में समस्या उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वाक् दोष के प्रकार बताइए। वाक् दोष कितने प्रकार के होते हैं? पहला है आवाज़ की समस्या, सेकंड है प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष, थर्ड है हकलाना और फोर्थ क्या है? देरी से बोलना। फ्रेंड्स, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों का जो मैराथन क्लास कराया था ना, मैराथन क्लास आप लोग आई होप आप लोग देखे होंगे और आप लोग को अच्छा लगा होगा। उसमें आपके जितने भी समावेशी के जितने टॉपिक्स है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% चांस है, वो सभी को मैंने एक वीडियो में मैराथन क्लास में कवर कराया है। उसमें अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप वो उस वीडियो को देख के जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान कैसे की जाती है? फ्रेंड्स देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे शैक्षिक परिणामों के आधार पर, मानसिक परीक्षण द्वारा, व्यवहार के आधार पर और शिक्षण के आधार पर। इन चारों के आधार पर क्या कर सकते हैं? आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह कर सकते हैं? फ्रेंड्स देखिए, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह कर सकते हैं? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, प्रवणता परीक्षण के द्वारा और बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा। इन सब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को कितने वर्गों में बांटा गया? जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं उन्हें 4 वर्ग में बांटा गया है, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक भिन्नता के आधार पर। शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक भिन्नता के आधार पर इन्हें बांटा गया है। नेक्स्ट है हमारा, समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड्स देखिए, जो समस्यात्मक बालक हैं उनका निरीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, अभिभावकों से बातचीत करके हम लोग क्या कर सकते हैं? समस्यात्मक बालकों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसमंद बालक कौन से हैं? मानसमंद बालक कौन से हैं? वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है उसे क्या कहते हैं? मानसमंद बालक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, मंद बुद्धि बालक की बुद्धिलाब्धि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धिलाब्धि 70 से कम होती है। नेक्स्ट है, बुद्धिलाब्धि से आप क्या समझते हैं? मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धिलाब्धि कहते हैं। IQ बराबर क्या होता है? MA/CA
इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्धि लाब्धी ज्ञात करने का सूत्र बताइए। देखिए बुद्धि लाब्धी ज्ञात करने का सूत्र होता है बुद्धि लाब्धी बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी शैक्षिक लाब्धी 85 से कम होती है। जिन बालकों की शैक्षिक लाब्धी 85 से कम होती है उन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा गया है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मंद बुद्धि बालक का लक्षण बताइए। देखिए फ्रेंड्स मंद बुद्धि बालक जो होते हैं मूढ़ होते हैं, इसलिए इनमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो मूढ़ होते हैं, उनमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं। मंद बुद्धि बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक है मंदित मना बालक और सेकंड है धीमी गति से सीखने वाले बालक, वे बालक जो धीमी गति से सीख सकते हैं, और एक होते मंदित मना बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक पिछड़ेपन के आधार बताइए। जो मानसिक रूप से बच्चे पिछड़ जाते हैं उनके आधार क्या है। शैक्षिक, सामाजिक और व्यवहारिक, ये तीनों क्या है मानसिक पिछड़ेपन का आधार है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि लाब्धी एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है। बुद्धि लाब्धी एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है। पहला है बुद्धि परीक्षण, नेक्स्ट है समाज मितीय तकनीकी, फिर थर्ड है अनुकूलित व्यवहार का मापन, और फोर्थ है व्यवहार निरीक्षण, फिफ्थ है व्यक्तिगत इतिहास विधि और संचयी अभिलेख। ये सब क्या है बुद्धि लाब्धी एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने का विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण, समाज मितीय तकनीकी, अनुकूलित व्यवहार का मापन, व्यवहार निरीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, संचयी अभिलेख, ये सब हमारा क्या है बुद्धि लाब्धी एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने का विधि है। नेक्स्ट है हमारा, अभिवृत्ति क्या है। देखिए फ्रेंड्स अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। अभिवृत्ति क्या है, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय ब्रेल कोड का क्या तात्पर्य है। गणितीय ब्रेल कोड का क्या तात्पर्य है। देखिए फ्रेंड्स, दृष्टिबाधिता छात्रों द्वारा ब्रेल लिपि के माध्यम से गणित सिखाने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसे गणितीय ब्रेल कोड कहते हैं। देखिए गणितीय ब्रेल कोड क्या है, ये एक प्रकार का कोड है जो ब्रेल लिपि द्वारा दृष्टिबाधित बालकों को गणित सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, वास्तविक आयु क्या है। वास्तविक आयु क्या है। देखिए वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। फ्रेंड्स देखिए वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। ठीक है, जैसे कोई बच्चे का बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं तो उसकी आयु जो है वही उसकी वास्तविक आयु है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। बुद्धि परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि क्या है। फ्रेंड्स देखिए ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिसके स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है और जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं इनकी सहायता से आसानी से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निर्देशन क्या है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्या को समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, परामर्श से आप क्या समझते हैं। परामर्श को स्व समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जा सके कि वह पहले से अधिक स्व निर्देशित एवं स्व उत्तरदायी बन सके। देखिए फ्रेंड्स, परामर्श को स्व समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जा सके कि वह पहले से अधिक स्व निर्देशित व स्व उत्तरदायी बन सके। ये क्या है परामर्श के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परामर्शदाता कौन होते हैं। परामर्शदाता कौन होते हैं। परामर्शदाता वह होते हैं जो कि छात्रों को सलाह देते हैं कि वह कोई भी कार्य किस प्रकार से किया जाना चाहिए।
परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो छात्रों को सलाह देते हैं कि कोई भी कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा परामर्श के रूप बताइए। फ्रेंड्स देखिए परामर्श के कौन कौन से रूप है। पहला है संकटकालीन परामर्श, सेकेंड है उपचारात्मक परामर्श। संकटकालीन परामर्श संकट के समय दिया जाता है। अगर किसी बच्चे के घर परिवार या किसी भी प्रकार का संकट आ गया तो उसे संकटकालीन परामर्श दिया जाता है। उपचारात्मक परामर्श है, नेक्स्ट है निवारक परामर्श और थर्ड है रचनात्मक परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श की कौन कौन सी विधियाँ हैं। परामर्श की विधियाँ, पहला है निर्देशात्मक परामर्श देना, सेकेंड है अनिर्देशात्मक परामर्श और थर्ड है समन्वित परामर्श। ये क्या है, परामर्श की विधियाँ हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं। उचित राह से भटके व्यक्ति को सही मार्ग बताना ही क्या है, मार्गदर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, उचित राह से भटके व्यक्ति को सही मार्ग बताना ही क्या है, मार्गदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श में सहयोग करने वाली किन्हीं दो संस्थाओं का नाम बताइए। तो पहला है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश, सेकेंड है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, परामर्श में सहयोग करने वाली किन्हीं दो संस्थाओं का नाम बताइए। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर। ये क्या है, परामर्श देने वाली संस्था है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला चिकित्सालय की विशेष समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञानशाला की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1947 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कौन होता है। मनोविज्ञानशाला का प्रमुख पदेन निर्देशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसने की थी। तो मनोविज्ञानशाला की स्थापना श्री आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा, श्री आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला का मुख्य कार्य क्या है। बाल तथा शैक्षिक निर्देशन देना। इसका मुख्य कार्य क्या है, बाल तथा शैक्षिक निर्देशन करना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है। तो 10 है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने हैं, 10 है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1986 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा की गई थी, भारत सरकार द्वारा, और कब की गई थी, 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निरीक्षण से आपका क्या तात्पर्य है। निरीक्षण का तात्पर्य है परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलतापूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। ठीक है फ्रेंड्स, निरीक्षण का तात्पर्य होता है परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलतापूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। नेक्स्ट है हमारा पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स देखिए, पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीक्षण कितने प्रकार का होता है। तो निरीक्षण 3 प्रकार से होता है, संशोधनात्मक, विरोधनात्मक और रचनात्मक। ये तीनों प्रकार क्या है, निरीक्षण के प्रकार हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। निरीक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। विद्यालय में जाना पहली विधि, सेकंड है विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना, विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना, और थर्ड है प्रदर्शन पाठों का आयोजन करना। ये सब क्या है, निरीक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ गैर सरकारी संगठन का नाम बताइए। फ्रेंड्स जैसे एनजीओ होता है, गैर सरकारी संगठन, ये एनजीओ जो होता है जैसे सीबीएसई हो गया, एनसीईआरटी, आईसीएसई, ये सब क्या है, ये है गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। पहला है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता, सेकंड है समान बच्चों के साथ शिक्षा देकर। ठीक है, ये क्या है, प्रतिभाशाली शिक्षा की व्यवस्था है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशित शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए।
देखिए फ्रेंड्स, वे समावेशी बालक की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके। ठीक है। और नेक्स्ट क्या, वे समावेशी बालकों के लिए प्रति धैर्यवान हो सके। वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके और वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सके। नेक्स्ट है हमारा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो शारीरिक अक्षमता वाले बालक, मानसिक अयोग्यता वाले बालक, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों वाले बच्चे और बौद्धिक भिन्नता वाले बालक, ये बच्चे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती है? सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती है? धीमी गति से सीखने वाला बच्चा, बुद्धिलाब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की कमी, ये सब क्या है? सामान्य बच्चों की मानसिक भिन्नताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। ये क्या है? सामान्य बच्चों की विशेषताएं हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े बच्चे से आपका क्या अभिप्राय है? पिछड़े बच्चे से आपका क्या अभिप्राय है? जो अपने कार्य को अपने सामान्य साथियों से, फ्रेंड्स देखिए, जो अपने कार्य में अपने समान साथियों से पीछे रह जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र बताइए। तो वास्तविक आयु बराबर होता है मानसिक आयु बटे बुद्धिलाब्धि इंटू 100। और बुद्धिलाब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। लेकिन यहाँ वास्तविक आयु पूछा है तो मानसिक आयु बटे बुद्धिलाब्धि इंटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार बताइए। तो जो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे आ जाएंगे, वाणी बाधित बच्चे आ जाएंगे और श्रवण बाधित बच्चे और अस्थि बाधित बच्चे, ये बच्चे क्या है? शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं। नेक्स्ट है, मध्य रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों को देखने की क्षमता कितनी होती है? तो मध्य रूप से या आंशिक रूप से पूछे तो कितना होता है? 20/70 होता है। 20/70 से 20/200 तक की होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाक्दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक्दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जब बालक अपने भाव या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से, फ्रेंड्स देखिए, जब बालक अपने भाव को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर सकता, जब बालक अपने भाव को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सकता, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम लोग वाक्दोष के बालक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, मेरुरज्जु का वक्र होना, जिनकी रीढ़ की हड्डी करू हो जाती है या विकृत नितंब, पाफिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, ये सब क्या है? अस्थिबाधित बच्चों की पहचान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? गरीब बच्चे आते हैं, अनाथ बच्चे आते हैं, श्रमिक बच्चे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों में आवश्यक है? निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों में आवश्यक है? बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने में की क्षमता विकसित करने में। फ्रेंड्स देखिए, बालकों के भविष्य का मार्गदर्शन करने में और बालकों के निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में। ठीक है। ये क्या है? निर्देशन एवं परामर्श का इसलिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, परामर्श के क्या उद्देश्य है? फ्रेंड्स देखिए, व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता देना ही क्या है? परामर्श का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, DPG का पूरा नाम क्या है? इसका आशय स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, DPG का पूरा नाम क्या है? डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। फ्रेंड्स ये मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को करा दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से करा दिए हैं, इसलिए हम लोग जल्दी बस चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अन्वेषण विधि की खोज किसने किया? अन्वेषण विधि की खोज प्रोफेसर H. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की। ठीक है। प्रोफेसर H.E.
आर्मस्ट्रांग ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो जो 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं वो मूर्ख श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाणी बाधित बच्चे कौन से होते हैं? तो वाणी बाधित बच्चे ऐसे बालक को वाक विकलांग कहा जाता है जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, धीरे धीरे अटक कर बोलते हैं, नाक के शुरू से बोलना इत्यादि, इसे वाणी दोष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब बच्चों को क्या कहते हैं? हकलाना, तुतलाना, धीरे धीरे अटक कर बोलना या नाक के सुर से बोलना, ये सब क्या है? वाणी दोष बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? तो श्रवण विकलांगता के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने प्रकार होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बिने ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण किया और इन्हें बुद्धि परीक्षण के जनक भी कहा जाता है। तो पूछेगा बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बिने को। पूछेगा कब किए थे? तो 1905 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र, तो ये हो जाएगा आपका मानसिक आयु बटे आप वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श की 2 विधियों का नाम बताइए। परामर्श के किन्हीं 2 विधियों का नाम बताइए। तो पहला है निर्देशात्मक परामर्श और नेक्स्ट है क्या? अनिर्देशात्मक परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, निरीक्षणात्मक अथवा संशोधनात्मक पर्यवेक्षण, यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। ठीक है, पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? त्रुटियों का पता लगाना। सेकंड है हमारा नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की कठिनाई को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाई का निराकरण करते हैं। वे स्कूल आते हैं, प्रधानाचार्य और शिक्षकों की कठिनाई को जानते हैं और उसका निवारण करते हैं। उसके लिए उन्हें गाइड और निर्देशन देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नाम बताइए। तो डाइट का किन्हीं 2 विभाग क्या है? सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, जिसको PSTE बोलते हैं, और सेकेंड है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतक्रिया नवचार समन्वय, जिसको IFIC कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक हो गया आपका PSTE और सेकेंड क्या है? IFIC। ठीक है, ये क्या है? डाइट के 2 विभाग के नाम हैं। नेक्स्ट है हमारा परामर्श के कोई एक परिभाषा लेखन का नाम सहित लिखिए। देखिए, परामर्श का परिभाषा लेखन के नाम सहित लिखिए। तो रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? परामर्श की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाता अथवा देरी से समझता है। यही क्या है? वाक दोष का अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे उच्चारण संबंधी दोष हो गया, या फिर बच्चा देर देर से बोल रहा है, या फिर हकला के बोल रहा है, या ओष्ठ विकृति, या आवाज़ की समस्या, या फिर श्रवण विकृति, ये सब क्या है? वाक दोष का अर्थ है। मतलब वाक दोष में आते हैं। इन बच्चों में इतने प्रकार से वाक दोष हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। तो फ्रेंड्स, पहला कारण है पारिवारिक कारण और सेकेंड है भौतिक वंशानुक्रम। ये क्या है? बाल अपराध के कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, बाल अपराध के 2 कारण कौन से हैं? पारिवारिक कारण और भौतिक वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिखे। फ्रेंड्स देखिए, डाइट के कोई 2 उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, और नेक्स्ट है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मक स्थापित करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? डाइट के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो पर्यवेक्षण का निदानात्मक भूमिका, और सेकंड क्या है? पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधित भूमिका। ये क्या है? विद्यालय पर्यवेक्षण के 2 क्षेत्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। तो पहला है हमारा सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की जांच करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला हो गया। सेकंड हमारा निरीक्षकों को नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता तथा अनुभव का ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप किसी निरीक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं तो उनकी योग्यता क्या है और उनके अनुभव का ध्यान रखकर ही किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता वाले बालक के 2 प्रकार बताइए। तो देखिए अधिगम अक्षमता वाले बालक जो होते हैं सामान्य अधिगम अक्षमता वाले हो जाएंगे और जटिल अधिगम अक्षमता वाले। ये क्या है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इस वीडियो में मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा है क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचे हैं, तो आप लोग ये सब टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो बस एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण है। फ्रेंड्स देखिए धीमी गति से सीखने के कारण है आर्थिक परिस्थिति, सेकंड है परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, थर्ड है संवेगात्मक घटक और फोर्थ क्या है व्यक्तिगत घटक। ये क्या है सभी धीमी गति से सीखने के कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है। जो मेरा मैराथन क्लास का वीडियो है समावेशी शिक्षा का, अगर आप लोग नहीं देखे हो, अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट गया है, फिर आप इसको पूरे सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक अध्यापक दृष्टि बाधक बच्चे की पहचान कैसे करेगा। देखिए कोई टीचर दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेगा। पहला हम लोग क्या देखेंगे, अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकता है। देखिए जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देगा तो आप उसे क्या करेंगे, आसानी से पहचान लेंगे। नेक्स्ट है दुर्लभ दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा से जांच कराकर आप उनको डॉक्टर को दिखा करके आसानी से पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। देखिए समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित हों। ठीक है फ्रेंड्स, वे बालक जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित हो, इस प्रकार के छात्रों को प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के बालक जो हो सकते हैं, हो सकता है बच्चा प्रतिभाशाली हो या फिर शारीरिक रूप से अक्षम, दोनों प्रकार के बालक को हम लोग समावेशी बालक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपवंचन क्या है। देखिए गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं का न्यूनता है। गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं का क्या है, न्यूनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलाब्धि कितनी होती है। तो मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलाब्धि 80 से 85 से कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 80 से 85 से कम होती है, मतलब कि 85 या 80 के नीचे ही होती है मंदबुद्धि बालकों का IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक के प्रमुख तत्व बताइए। देखिए सृजनात्मक के प्रमुख तत्व क्या क्या है, मौलिकता है, प्रवाह क्षमता है, लचीलापन है, विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण और समस्या की अनुभूति। ये सब क्या है, सृजनात्मकता की पहचान है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंक बताइए। देखिए परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंक क्या है, परामर्श के लक्ष्य, परामर्श प्रार्थी, परामर्शी या परामर्शदाता। परामर्श के लक्ष्य हो गए, परामर्श प्रार्थी हो गया और परामर्शदाता तथा परामर्शी। नेक्स्ट हमारा निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। देखिए अवलोकन और परीक्षण, ये क्या है, निर्देशन के उपकरण है। निर्देशन की प्रक्रिया में वार्ताएं, साक्षात्कार, परीक्षण आदि विधाओं का भी प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है।
प्रशिक्षित निर्देशकों का अभाव, शिक्षकों पर आधारित कार्यभार, माता पिता की जागरूकता में कमी तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों की कमी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर। एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके पुस्तक के लेखक हॉलिंगवर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? हॉलिंगवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं। पिछड़े बालक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है: सीखने की धीमी गति, जीवन दशा में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। नेक्स्ट, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में विफलता। ये सब क्या है? पिछड़े बालकों की विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण के 2 गुण बताइए। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण के 2 गुण। शिक्षक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित बिंदुओं पर की जाती है। पहला है, शिक्षक को विषय वस्तु धीमी गति से तथा बार बार दोहराते हुए पढ़ाना। देखिए, जो मंदबुद्धि के बालक होने वो धीरे धीरे सीखते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे पढ़ाना और बार बार दोहरा के पढ़ाना। नेक्स्ट है, शिक्षक को बालकों की सहायता, परामर्श तथा निर्देशन के लिए तैयार रहना। उन्हें जिस प्रकार की समस्या है उसके लिए निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। व्यावसायिक परीक्षण देना चाहिए। विशेष विद्यालयों की व्यवस्था कराना चाहिए। श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग कराना चाहिए और आत्मविश्वास में उन्हें क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि कराना चाहिए। विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो ट्रेंड टीचर होते हैं उनके द्वारा इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 बुद्धि परीक्षण के नाम बताइए। 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। पहला हमारा है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और सेकेंड है प्रिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट और नेक्स्ट है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और फोर्थ है स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण। ये सब क्या है? बुद्धि परीक्षण के नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक कौन है? एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक का नाम है विलियम मार्टिन प्रोक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? विलियम मार्टिन प्रोक्टर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितने भी पवन सीरीज़ के अति लघुत्तरी प्रश्न हैं सबको एक एक करके समझ लिए। थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए कम टाइम है। ठीक है, तो आप लोगों ने सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, बस एक बार रिवाइज़ करना है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा करके आइएगा एग्ज़ाम में और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।